गिविंग मी टाइम। बहुत सेंसिटिव टॉपिक मिला है मुझे। ये एक नए जन्म लिए हुए बच्चे को बड़े करने जैसा टॉपिक है, जिसमें जीवन का जो शुरुआती टाइम है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है और उसमें हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हुए लेकर के जाते हैं। तो क्योंकि आज इस मीट में बहुत सारे ऐसे नए लोग होंगे, जो बीएफआई की तैयारी कर रहे होंगे और जैसा कि लोग अपनी एक्टिविटीज़ को भी बता रहे हैं। तो मैं ईश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुँह से निकले हुए शब्द आप सब लोगों के काम आएँ, जो इस टारगेट पे हैं। और मैं जो कुछ भी बोलूँगी, वो सब मैं अपने अपलाइन मेंटर आरपी सर एंड चंद्रा मैम का सिखाया हुआ ही बोलूँगी। और उन्हीं के सिखाने की वजह से मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैं अपनी बात को आगे ऐसे बढ़ाती हूँ कि जो सक्सेस प्रिंसिपल होते हैं, वो सब एक जैसे हर जगह होते हैं और कोई भी काम हम करते हैं, वो हमारा माइंडसेट का गेम होता है। अगर आपको एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपना माइंडसेट वैसा बनाना होगा जैसा कि आपके एमवे के लीडर्स बताते हैं। अगर आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपका 12th बायो ग्रुप से होना ही चाहिए। तो इस तरह से एमवे में भी हमारी कुछ शर्तें होती हैं। हालाँकि ये बिज़नेस बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको हम पार्ट टाइमली कर सकते हैं, लेज़र टाइमली नहीं कर सकते हैं और हम अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं और अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई 2 घंटे प्रतिदिन कर सकता है और कोई सैटरडे, संडे में कर सकता है, वही टाइम इकट्ठा करके। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, वो होती है माइंडसेट। सबसे पहले आपको डिसीज़न लेना होता है और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है। बिल्कुल नए लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, जो 6% जाने की तैयारी कर रहे हैं या 6% जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है। आपकी मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली। अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं जॉब पर नहीं जाऊँगी। और उसके बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी मेरी जॉब, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रोफ़ेशन है। लेकिन मेरे पास थर्ड प्रायोरिटी एमवे के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। अगर एमवे आपका छठे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें प्रायोरिटी पे होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप इसके लिए बने हुए हैं। और अगर आपको यहाँ सक्सेस लानी है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होता है। अगर हमारे पड़ोस में बर्थडे पार्टी है और हमारे बिज़नेस प्लान्स हैं, तो मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं काम को तेज़ी से कर रही थी, तो उस वक़्त क्या होता था कि मेरे बच्चे 9 बजे रात तक मेरा इंतज़ार करते थे और घर के पीछे पार्टी हो रही होती थी। और ये थोड़ा-सा नाराज़ भी हमसे हो जाते थे कि आप इतनी लेट आती हैं घर और हम देखिए सारे लोग पार्टी में पहुँच गए, क्योंकि हमारी छत पर से वो लॉन दिखाई पड़ता रहता था जहाँ मोहल्ले की पार्टीज़ होती थी। तो मैं अपने बच्चों को मैं यही समझाया मैंने कि बेटा बताओ, शहर का जो बड़ा डॉक्टर होता है, वो पार्टी में किस समय जाता है? वो सबसे आखिरी में जाता है और लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किसके पीछे रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग उसके पीछे रहते हैं। यदि आप इस प्रोफ़ेशन को लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आप जो लोग नए लोग हैं, पता नहीं मुझे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितने बड़े बिज़नेस में जाने या अनजाने आ गए हैं। ये आपका जनरेशंस का बिज़नेस है। इसमें हमारे अपलाइन मेंटर जो हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जब हम एकदम नए होते हैं, तो हम चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझ नहीं पाते हैं। तो जो सबसे पहला हमें काम करना है, हमें अपने मेंटर की बात मानना है। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है, हमें लगता है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, मैं इसके बिना भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे मेंटर ने कुछ कहा है, तो उसका कुछ मतलब होता है। एंड सेकंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आप स्कूल टीचर हैं, तो आपका एक माइंडसेट है कि मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करूँगी या करूँगा और उसके बाद उसके बदले में मुझे कुछ सैलरी मिल जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको अपना एंटरप्राइज़ सेट करना है। अगर किसी डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल बनाना है, तो इतनी लंबी एमबीबीएस, एमडी, एमएस व्हाटएवर
डिग्रीज के बाद या इससे भी ज्यादा डिग्रीज के बाद उसी हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जो कि थोड़े नहीं होते। उसकी एक एक मशीन कई कई लाख रुपए की होती है। यानी कि हमें ये समझना होगा कि यदि हम अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं तो हमें पहले लगाना पड़ता है। और अगर आप जॉब मेंटेलिटी के साथ काम को शुरू करते हैं तो आपके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करती है, दैट इज योर रीजन व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? ये बिजनेस ब्रेड एंड बटर का शायद नहीं है, हालांकि अब जब से सीएसआई आ गया है आप ऐसा भी मान सकते हैं। पर आपको अपने कुछ बड़े रीजन बनाने चाहिए और आपको अपने कुछ इमोशनल ड्रीम्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो हमारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, चैलेंजेस आते हैं, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा पैसे लगाए नहीं होते हैं, और जब चैलेंजेस आते हैं तो उस समय आप सबसे पहले बिजनेस को क्विट कर सकते हैं या आप इसको डिले कर सकते हैं। और जिस चीज को हम ज्यादा डिले करते हैं उसको आप नहीं मान करके चलिए। तो सबसे पहले आपको रीजन क्लियर होना चाहिए व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। और जब आपका वो रीजन है वही सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और सक्सेस प्रिंसिपल, जब जब भी कोई अगर आप किसी आईएएस अफसर से बात करेंगे कि आपने कैसे इस को क्वालिफाई किया, तो आपको ये पता चलेगा कि वो 18-19 घंटे उनकी पढ़ाई के होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें सक्सेस प्रिंसिपल्स काम करते हैं। आज आप अपने जिस प्रोफेशन में आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने अपने घर को सजाने में, अपने घर को बनाने में कितना पेशेंस, कितनी मेहनत से समय दिया है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ भी वही सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। और इनर मोटिवेशन अपने आप में, अगर आपके अंदर अभी बिजनेस पूरी तरह से नहीं आया है तो आप 50 सीडीज फिर से सुनिए। और सुनने के बाद क्यों? क्योंकि 50 सीडीज में हमें वो लीडर्स मिलते हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। और जब आप इन सीडीज को सुनते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड के लोगों को सुनने की जरूरत पड़ती है। ये कौन सी सीडीज होंगी, कैसी होंगी, इसमें आप अपने अपलाइन एक्टिव मेंटोर से बात करके आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो जब आप इसमें, आपका इनर मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। और इसके साथ ही साथ आपके ड्रीम्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ड्रीम आपके इमोशनल होंगे, मेरा इमोशनल ड्रीम था कि मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है और मेरी छोटी छोटी जगहों पे पोस्टिंग हो जाती थी। मेरी बेटी बचपन में कुछ साल हॉस्टल में रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि क्लास 6 के बाद मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ाई करे। तो वो मेरा इमोशनल ड्रीम था कि अगर मुझे ऐसा होता है तो मैं छुट्टी लेकर अपने बच्चों पर ध्यान दे सकूंगी। सो आपका ड्रीम अगर इमोशनल होगा तो आपको बहुत झटके आएंगे, पर फिर भी आप टूटने वाले नहीं हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो और उसके बाद इसमें हमें और हमारे अपलाइन जो है, अपलाइन मेंटोर जो हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत बड़ा काम करती है। अगर हम किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, अगर हम किसी चीज में आर्टिफिशियलिटी दिखाते हैं, तो ये बहुत लंबा नहीं चलता। ये बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि जिसको आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में करके फिनिश कर दें। ये आपका लंबा काम है, ये पूरा का पूरा एक काम है जैसे हमारे दूसरे काम होते हैं। सो इसमें अपने टीम के साथ विश्वास को बनाकर रखना है। आप एक बात सोचिए, अगर एक व्यक्ति भी आपके साथ ज्वाइन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने आप पर भरोसा किया है। तो इसलिए आप विश्वास को बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कई बार कुछ छोटी छोटी चीजों में, जैसे अगर हम किसी को अपने साथ कहीं ऑटो में लेकर के गए, अपने किसी डाउनलाइन को, तो कई बार कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो तुरंत पैसे शेयर करने लगते हैं। पर हमारे अपलाइन ने, आरपी सर, चंद्रा मैम ने हमेशा हमें समझाया कि ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें जो अपलाइन होता है, या तो वो माता पिता की तरह हो सकता है और या तो वो बड़े भाई बहन की तरह से हो सकता है। तो अगर आप अपने छोटे भाई बहन को लेकर के कहीं जाते हैं तो क्या आप इस तरह की शेयरिंग करते हैं? हालांकि ये काउंसलिंग का मैटर है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूंगी, पर मैं इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ। जो लोग मेरे ग्रुप में आते हैं उनको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ,
मुझे थोड़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं, पर मैं कभी नहीं भूलती हूँ ये मेरा परिवार है और परिवार के साथ कैसे रहा जाता है। वो पीवी कर रहे हैं, वो पीवी नहीं कर रहे हैं, ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन अगर उन्होंने हम पर भरोसा किया है तो हमारा काम है कि हम उनकी गार्जियनशिप करें। अगर आप अपनी टीम के गार्जियन बनते हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिन ऐसी है जो आपसे छूटेगी। इसके बाद एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन। आप जब ग्रुप को लेकर के आते हैं तो जो आपके अपलाइन मेंटोर होते हैं उनको आपको एडिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपसे कुछ दिन पहले भी उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो भी वो इस बिजनेस में आपके सीनियर है। आपको सिस्टम को एडिफाई करना होता है, आपको कंपनी को एडिफाई करना होता है और आपको प्रोडक्ट्स को एडिफाई करना होता है। एडिफिकेशन आपका आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट्स को पहले सेल्फ यूज करना जरूरी होता है। आपको जो हमारा BWW सिस्टम होता है उसकी उसके सीडीज को पहले सेल्फ सुनना चाहिए और सुनने के बाद उस पर अपना एक बनाना चाहिए विचार, और जो आपको सबसे अच्छा लगे वही चीजें आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी कुछ दिन आपकी काम आ जाएगी परंतु वो हमेशा काम आपके नहीं आएगी। और एक जो नए लोगों के लिए मैं कहूंगी, सबसे जरूरी है कि वो किसे सुने, क्योंकि अगर आपके दांत में दर्द है तो जाहिर सी बात है आपको डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए। इस बिजनेस में आपके जो अपलाइन होते हैं, जो आपके मेंटोर होते हैं, वो आपके कोच होते हैं। आपको अपने कोच के अलावा और किसी को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि आपका बिजनेस क्या है। इस ग्रुप में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। अब आप मेरी बात जरूर सुनिए, लेकिन फिर भी फाइनल कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपने अपलाइन कोच के बारे में उनसे बात करिए। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके बिजनेस के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है। इसके अलावा जो नए लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी से, कई बारी लोग कहते हैं मैं किसी से कह नहीं सकता, मैं किसी से बोल नहीं सकता, मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता या सकती। तो इसमें जो सबसे बड़ा चीज मैंने शुरुआत में आपको बताई कि माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से किसी से मिलते हैं? आप बेगिंग माइंडसेट से मिलते हैं या आप गिविंग एटीट्यूड से मिलते हैं? अगर आप बेगिंग माइंडसेट से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप गिविंग एटीट्यूड से मिलते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं ऑलरेडी उस जॉब में हूँ जिस जॉब को पाने का मेरा सपना था। मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मेरी जॉब बहुत ही शानदार है और मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा पहले भी खुश थी जब मुझे ये बिजनेस मिला। लेकिन आज आरपी सर और चंद्रा मैम ने, जिन्होंने शुरुआत में उन्हें थोड़ी मुश्किलें आई, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम क्लियर नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था मैं क्यों इस बिजनेस को करूं। लेकिन आप सच बताइए कि आज उन्होंने मुझे दिया या मुझसे लिया। इस तरह से अगर आप एकदम नए हैं तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी को ये बिजनेस देते हैं तो आप उसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ जाइए। तो जब आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 6% लेवल पर चले जाएंगे। अब 6% लेवल पर जाने के लिए जो सबसे पहला काम है, हमको CSI के बारे में सोचना है, क्योंकि छोटा ही पैसा होता है बट वो अट्रैक्ट करता है। हर छोटे छोटे गोल पर हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मुझे अपने CSI के बारे में, अपनी ज्वाइनिंग के बाद अपने CSI के बारे में सोचना है। फिर हमें अपने कुछ पीसीज को बनाना है और फिर उन पीसीज में अगर कोई बिजनेस के लिए एक्टिव होते हैं तो सिस्टम में जाकर के उनको आप एक्टिवेट कराना है। और उसके बाद जब मैं इस बिजनेस में 6%, जो पहला लेवल 3% का था, उस 3% लेवल को क्रॉस करी और उसके बाद मैंने नई ज्वाइनिंग कराई और मेरे लिए एक एक पीवी मुश्किल हो रहा था। मेरे लिए 5-5 100 के प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना मुश्किल हो रहा था। उसी समय आरपी सर ने मुझसे बोला, मेरी एक डाउन लाइन थी कि आपको इनको 3% ले जाना है और मुझे अपना ही ठिकाना नहीं था कि मेरा क्या होगा। और लेकिन मुझे बस केवल एक बात समझ आ रही थी कि आरपी सर ने बोला है कि मुझे ले जाना है तो बस मुझे ले जाना है। मुझे आखिरी टाइम में बड़ी परेशानी आई, मुझे पैसे की भी परेशानी आई, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, शायद ईश्वर की इच्छा थी, अपलाइन की ब्लेसिंग थी कि मैं उनको ले गई। लेकिन उससे मैंने ये सीखा कि मुझे अपने बारे में बाद में सोचना है, अपने डाउनलाइन के बारे में पहले सोचना है। तो आज आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया चीज कंपनी ने कर दी है वो ये BFI स्ट्रक्चर को कर दिया है, CSI एंड BFI। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एकदम शुरुआती लेवल से आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। और फिर जब आप खुद
इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आप अपने लोगों को लाते हैं और उसके लिए आपका वही सीधा रास्ता है कि जैसे आप 3% गए, वैसे ही आपको दूसरे को ले जाना है। ज़बरदस्ती नहीं सकते, उसका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आप उसके ड्रीम्स को बाहर निकालना है। आपको उसके कुछ प्लान्स में मदद करनी है, लेकिन उनको आपको बैसाखी नहीं पकड़ाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि वो जल्दी से जल्दी बिज़नेस देखें और मैं नए नए लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप जितनी जल्दी अपने प्लान खुद दिखाना शुरू करते हैं, आप जितनी जल्दी सीडीज़ सुनना शुरू करते हैं, आप जितनी जल्दी बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने बिज़नेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। और जब आप अपने बिज़नेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको अपने ग्रुप में कुछ ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं, जो अपने बिज़नेस का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं। क्योंकि फाइनली होना वही है। जब तक कि आप अपने बिज़नेस का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप बड़ी सक्सेस को इस बिज़नेस में नहीं पा सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनसे मिल करके आप इस बड़ी चीज़ को पा सकते हैं। और जो विश्वास आपने लिया, जो मोटिवेशन आपने लिया, जो एडिफिकेशन आपने किया, सेल्फ एडिफिकेशन को छोड़ के हमें सबको एडिफाई करना है। यस, आपको जब आप इस बिज़नेस में नए होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि मुझे लगता था कि हमारे जो ऑफिशियल सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये मुझे क्या यहाँ उसमें मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको करना वो है जो आपका लीडर कह रहा है और धीरे-धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो आपके लीडर ने कहा था उसके पीछे क्या कारण है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने सीएसआई लेवल को मेंटेन करिए, अपने 3% लेवल को मेंटेन करिए, आप अपनी मिनिमम 3 स्ट्रॉन्ग लेग्स को बनाने की कोशिश करिए और साथ में आपका साइड बिज़नेस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइनली 1200 पीवी करना है और फिर जिस तरीके से आपने इस काम को किया है, उसको धीरे-धीरे बहुत प्यार से, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो है वो रिलेशनशिप का है, जहाँ तक मैंने ये देखा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब सक्सेस मिल रही है, कब नहीं मिल रही है, मुझे मेरा बिज़नेस कब प्रॉफिटेबल हो रहा है, कब नहीं प्रॉफिटेबल हो रहा है। बस मुझे ये मालूम है कि जिसने मुझे मेरे पर भरोसा किया है, मुझे उसकी केयर करनी है। मुझे ईश्वर को धन्यवाद उनके लिए देना है और बिल्कुल मुझे उनके साथ छत्र छाया की तरह रहना है, फिज़िकली और इमोशनली। सो फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस बिज़नेस में यहाँ तक लेकर के आई और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ हमारे अपलाइन मेंटोर्स हैं, जो जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। ईश्वर करे मेरी बातें आपको समझ में आएँ और आप आगे जल्दी-जल्दी बड़ी-बड़ी पिन्स पे आएँ। थैंक यू सो मच। Wonderful. Very nice.